नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बात करेंगे नोएडा की। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी की जांच से सेक्टर 107 लोटस 300 परियोजना के बिल्डर हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर नकेल कसेगी। यही नहीं, इसके पुराने निदेशक भी ईडी की रडार पर होंगे। जांच में बिल्डर की ओर से फंड के डायवर्जन किए जाने के मामले का खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि इसमें निदेशकों की ओर से धोखाधड़ी किए जाने की का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा ईडी करेगी। दरअसल पूरा मामला फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी का है। खरीदारों से 636 करोड़ निवेश कराने के बाद बिल्डर ने पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। उक्त कंपनी पर नोएडा प्राधिकरण का काफी बकाया है और बकाया नहीं चुकाने की वजह से खरीदारों की रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। हालांकि कोर्ट ने प्राधिकरण को रजिस्ट्री कराने के आदेश दे दिए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस परियोजना में एक ही फ्लैट कई बार बेचे गए हैं, इसमें भी पैसे निकाले गए हैं। खास बात यह है कि याचियों, जो कि कुछ लोगों के इसमें नाम शामिल हैं, उन लोगों के नाम के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर किसी ने एक फ्लैट ले लिया है और दोबारा उसी फ्लैट को बेच दिया गया है, पैसों का डाइवर्जन भी सामने आया है। और ये दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। इनकी यह अपील भी कोर्ट ने नहीं मानी कि वह अब कंपनी के निदेशक नहीं है। पुराने निदेशकों ने शेयर हटाकर कंपनी को दिवालिया की स्थिति में डाल दिया है। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा प्राधिकरण पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्राधिकरण को इस मामले में निगरानी रखनी चाहिए थी। कोर्ट ने प्राधिकरण की लापरवाही पर खिंचाई की है और यहाँ पर पूरा जो मामला है वो एकजुट होता नजर आ रहा है और बिल्डर की पूरी लापरवाही है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन नहीं अलर्ट था, वो भी देखने को मिला है। अब ईडी अगर बीच में आ रहा है, किस तरीके से ये हल होगा और जो लोग इसमें परेशान हैं, उन जो उलझनों में फंसे हुए हैं, उनको कैसे सुलझा कर निकाला जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि बिल्डर के द्वारा यहाँ धोखाधड़ी की गई है, लोगों के द्वारा पैसा दिया गया है और उस पैसे को डाइवर्ट करके दिखा दिया गया है। और यहाँ पर जब ईडी सामने आएगी तो कैसे समस्या को हल किया जाएगा, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। प्रकाश सक्सेना जी। जी प्रकाश सक्सेना जी, हाँ, ये एक मामला सामने आया है नोएडा का। दरअसल नोएडा के एक बिल्डर हैं, उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अब पेमेंट आने के बाद पेमेंट को डाइवर्ट कर दिया है, यानी कि दिखा दिया गया है कि लोगों ने पेमेंट ही नहीं किया है और ये कहीं और से पैसे आए हैं। इस तरह की धोखाधड़ी बिल्डर के द्वारा की गई है और प्रशासन इस तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। जब कोर्ट तक मामला गया तो कोर्ट अब ईडी सामने आएगी और ईडी इस चीज को हल करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मामला कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो बिल्डर हैं उनकी मनमानी से। जी, ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरह की धोखाधड़ी लगातार होती रही है और दिल्ली, नोएडा है जो क्षेत्र है, इधर तो बहुत हुई। एक तो आपको ध्यान में पुराना मामला की बिल्डिंगें तोड़ने के भी आदेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी। तो ये एक प्रोफेशन टाइप का है, फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं। इसमें उन्होंने यही किया। ये है आपका हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड परियोजना का नाम। जी जी। तो इसके बिल्डर्स ने क्या किया कि फ्लैट्स बुक करे, लोगों से उसमें निवेश करवाया। करीब 636 करोड़ रुपए इन्होंने निवेश करवाए जी। उसमें से 190 करोड़ के लगभग इन्होंने अपनी नई कंपनी बनाकर उसमें ट्रांसफर कर लिए जी। अब उसमें कहीं से इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, तो इन्होंने अपनी नई कंपनी चालू कर दी जी। इधर जो कस्टमर थे इनके, उनके साथ कई तरह की धोखाधड़ी, एक ही फ्लैट कई बार बेचा गया, इस तरह के भी इसमें मामले हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला था। अब चूंकि इसमें इन्होंने मनी डाइवर्सन किया, मनी को डाइवर्ट किया दूसरी तरफ, किसी मत का पैसा इन्होंने फ्रॉडुलेंटली दूसरी जगह इनको ट्रांसफर कर दिया।
तो इसलिए यहाँ पर ईडी का इन्वॉल्वमेंट, जो हाई कोर्ट ने ईडी को जांच के आदेश दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बिल्कुल। इसमें एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किया गया है छल द्वारा, धोखाधड़ी के साथ। तो पूरे जो फ्लैट ऑनर्स हैं, जो कॉलोनी के जो एसोसिएशन है, इन सब के साथ इन लोगों ने धोखा किया। इन अकेले के साथ नहीं किया, जो नोएडा प्राधिकरण है उसके भी इन्होंने बहुत से बकाया जमा नहीं किए। यहाँ नोएडा प्राधिकरण ने भी धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी इन द सेंस, धोखाधड़ी नहीं, लापरवाही कहेंगे कि उन्होंने इन पर निगरानी नहीं की। ये ग्रुप हाउसिंग का मामला है, तो ये इन एजेंसियों को उस पर निगरानी करना चाहिए थी, तो इन्होंने उस पर निगरानी नहीं की। तो इसलिए हाई कोर्ट ने उनको भी फटकार लगाई है और ईडी को इसीलिए जांच के आदेश दिए। बिल्कुल। प्रकाश सक्सेना जी, जानना चाहूंगी कि जब इन सब मामलों में ईडी सामने आती है तो इसका हल कैसे निकलेगा? यहाँ पर ईडी इसलिए सामने आ रही क्योंकि पैसों का हेरफेर देखने को मिला है, मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज सामने आई है। लेकिन जो लोगों ने वहाँ पर फ्लैट खरीदे हैं, वो फ्लैट खरीदे हुए हैं और बिल्डर ने दोबारा उन फ्लैट को बेचा है, यानी कि एक फ्लैट पर दो लोगों से वो फ्लैट के पैसे वसूले गए हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए क्या हल निकल सकता है? नहीं, हाईकोर्ट ने जो ईडी को मामला सौंपा है वो ईडी की असीमित शक्तियों को देखते हुए सौंपा है। आपने ईडी के कई मामले देखे हैं जी, तो उसको असीमित पावर दे रखी है, अनलिमिटेड। तो वो क्या करेगा, इनकी जो नई कंपनी है उसके अकाउंट को सीज करेगा जी। इन जो बिल्डर्स के जिन्होंने धोखाधड़ी की है उनके व्यक्तिगत और भी जो अकाउंट हैं जिसमें इन्होंने यहाँ की रकम को इन्वेस्ट किया है, यहाँ की पैसे को इन्वेस्ट किया है या छिपाया है या कहीं बाहर भेजा है, जो भी इन्होंने उसका उपयोग किया है, वो सारे सोर्सेज का पता लगा के उनको जब्त करेगी ईडी। जब उनसे वो रकम की वसूली होगी, उनके खिलाफ तो केस चलेगा ही धोखाधड़ी का, जो बिल्डर्स हैं, वो राशि वापस आने पे उसको कोर्ट के द्वारा ही ये सबके पैसे वापस लौटाए जा सकेंगे, या जो भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, क्योंकि अभी वो प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं है जी। उन्होंने चतुराई क्या करी है जो बिल्डर्स ने कि उनके जो कर्मचारी होते थे उनको प्रमोटर बना दिया, खुद ने इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने एक चाल खेली कि वो जानबूझ के कृत्य किया, वहां से उसको दिवालियापन पे ला दिया उस प्रोजेक्ट को और खुद से पैसा समेट लिया, और जो उनके सबॉर्डिनेट जो होते हैं उनको डायरेक्टर्स बनवा दिया। तो वो भी इसकी धोखाधड़ी का शिकार हुए। अब उनपे पैसा कहाँ है, पैसा तो निकाल के लोग ले गए, तो प्रोजेक्ट भी अधूरे पड़े हुए। तो ईडी की चूंकि असीमित शक्तियां होती हैं, वो ईडी वो प्रमोटर्स से सारा पैसा जब्त करेगी, उनके जहां जहां भी है, भले ही उनकी प्रॉपर्टी बेचना पड़े जी। तो ईडी वो सब प्रॉपर्टी जब्त करके इनका पैसा वसूलेगी कोर्ट के द्वारा। ये सब पैसा जिनका भी पैसा इसमें इन्वेस्ट है उनको देंगे या प्रमोटर्स को देंगे कि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके लोगों को पोजीशन दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि अब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं और ईडी जो है वो सारा मसला यहाँ पर हल करती हुई नजर आएगी। ये एक मामला हम देख रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, जहाँ पर लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई होगी कि लोग हाई कोर्ट तक पहुँचे और उसके बाद इतना एक्शन होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें, बिल्डर्स की मनमानी देखें और बिल्डर्स के द्वारा किए जा रहे ये धोखाधड़ी वाले कार्य देखें, तो इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पढ़े लिखों के साथ भी बिल्डर्स धोखा करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात इसमें ये सामने निकल के आई है कि जो बिल्डर्स एग्रीमेंट साइन कराते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा में होता है, जो कि इसको हिंदी भाषा में होना चाहिए। प्राथमिकता हिंदी को देनी चाहिए, उसके बाद दूसरी कोई भी भाषा सामने आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं जान पाते हैं, वो पूरा एग्रीमेंट उनका, जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं उनका एग्रीमेंट लगभग इंग्लिश में ही होता है। और प्रायोरिटी वो इंग्लिश को इसलिए देते हैं क्योंकि वो आसानी से लोगों को यहाँ पर वर्गला सकते हैं जी। तो इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है प्रकाश सक्सेना जी, क्योंकि सरकार ही कुछ जी, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। पर क्या होता है, जब एग्रीमेंट तैयार होता है तो आप हिंदी में भी करवा सकते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में, लोकल लैंग्वेज में भी, पर अधिकतर इंग्लिश में करवाते हैं। तो ये पहली लापरवाही खरीदार की है।
दूसरी चीज की वो जो दो गवाहों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको अच्छे से उसकी शर्तों को समझना चाहिए जब वो टाइप होता है एग्रीमेंट। बिल्कुल। और दो गवाह, उसमें आप अपने गवाह भी रख सकते हैं, तो अच्छे से समझ के उसको फिर साइन करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जल्दीबाजी में या थोड़ा सा भरोसे में जी। इतना जब जब व्यक्ति अपना सामान बेचता है तो बहुत मिठास के साथ बेचता है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि कभी धोखा कर ही नहीं सकता, और वही छल है, उसी में इसका शिकार लोग होते हैं। बिल्कुल। शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हस्ताक्षर करना चाहिए। लेकिन उसका और लोग ध्यान देते नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, यही खेल बैंक भी करता है। जी। बैंक आप देखेंगे ज्यादातर मामलों में जब वो फाइनेंस करता है तो उसके भी एग्रीमेंट अंग्रेजी में होते हैं जी। और एक तरफा होते हैं। कई बार तो वो दिखाते ही नहीं है, आपसे साइन करवा लेते हैं, जी। आप उनको पढ़ ही नहीं पाते हैं। आप ज्यादातर आप इस बात पे सर्वे करेंगे तो अधिकांश लोग बैंकों से जो है एग्रीमेंट होता है उसको भी नहीं पढ़ते हैं और साइन कर लेते हैं, क्योंकि नेशनलाइज बैंक या बैंकों पे लोग भरोसा करते हैं कि हम चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ। यहाँ पर बैंकों की भी भूमिका ये होती है कि बिल्डर्स उनसे साठगांठ करके फुल पेमेंट करवा लेते हैं, जबकि बिल्डिंग जो जिस स्टेज पे बिल्डिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, स्टेप बाई स्टेप बैंक को अपना जो फाइनेंस करते हैं वो राशि रिलीज करती है। बिल्कुल। जैसे मैंने भी मकान बनाया तो प्लिंथ डली या कॉलम खड़े हुए तो उस स्टेज पे उनको मालूम होता है कि इस स्टेज पे लगभग इतना पैसा, उससे थोड़ा ज्यादा वो हमें सैंक्शन तो कर देते हैं पूरा पैसा, पर हमारे अकाउंट में उस स्टेप के हिसाब से पैसा डालते हैं। बिल्कुल। और फिनिशिंग में ज्यादा पैसा लगता है तो लास्ट में वो पूरा पेमेंट रिलीज करना है। तो ये ड्यूटी बैंक की भी बनती है कि वो जब अपनी रकम किसी को फाइनेंस कर रहा है तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप फंड रिलीज करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बिल्डर्स क्या करते हैं, बैंकों से साठगांठ, क्योंकि वो ग्रुप फाइनेंसिंग हो जाती है तो बैंकों को भी फायदा होता था, इकट्ठा फाइनेंस, इकट्ठा बिजनेस मिलता उनको। जी हाँ। तो उस लालच में वो एडवांस में पूरी राशि फाइनेंस कर देते हैं, तो बिल्डर्स के अकाउंट में पूरा पैसा चला जाता है और वो इस तरह की धोखाधड़ी करने में कामयाब होता है। यदि बैंक भी निगरानी रखते, वो भी कंस्ट्रक्शन पे निगरानी रखते कि अभी इतना कंस्ट्रक्शन हुआ तो इतने फंड की जरूरत है, तो उतनी राशि उसके अकाउंट में डालते, तो ये धोखाधड़ी इतनी बड़ी नहीं होती। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य है, बैंकों को हम इस लापरवाही के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उनका भी उनके जवाबदेही बनती इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मामला हम देख रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, नोएडा का जो मामला है, इसमें हाई कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को भी काफ़ी फटकार लगाई है कि आपने इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया है। अब नोएडा प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि नोएडा प्राधिकरण क्या सिर्फ ये एक मामले पर ही ध्यान नहीं दिया, या फिर मुझे ऐसा लगता है बहुत से ऐसे मामले होंगे जिसमें प्राधिकरण की तरफ से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया होगा? जी, प्राधिकरण की भी बड़ी संदिग्ध भूमिका होती है। अब ये नोएडा प्राधिकरण ने इस ग्रुप हाउसिंग के लिए 2010 में इनको जमीन आवंटित की थी जी। तो जमीन प्रोवाइडर नोएडा प्राधिकरण है जी। उसके बकाया इतने कैसे रह गए, जबकि बिल्डर पैसा इकट्ठा करता रहा, तो उसको वसूली करना थी, साथ में निगरानी करना थी, क्योंकि ये संस्थाएं हैं किस लिए, ये संस्थाएं पब्लिक के लिए हैं, तो पब्लिक के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो, इसकी निगरानी होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये कहीं भी आप देखें पूरे देश में ये संस्थाएं लापरवाही करती हैं और बड़ी संख्या में लोग ठगी का शिकार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने से कहा कि भारी संख्या में लोग ठगी के शिकार हुए हैं। अब जैसे ये जो मामला है, यहाँ पर 636 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद बिल्डर ने पैसे को डाइवर्ट कर दिया, यानी कि बिल्डर पूरी तरह से यहाँ पर माइंडसेट बना के चल रहा था कि लोगों को उसको बेवकूफ़ बनाना ही है, क्योंकि अब 636 करोड़ रुपए लेने के बाद अगर डाइवर्जन हुआ है पैसों का, तो कहीं ना कहीं बिल्डर की पहले प्री प्लानिंग रही होगी कि मुझे ऐसा करना है, पहले लोगों से पैसे लेने हैं, उसके बाद लोगों से ठगी करनी है। इसमें तो बिल्कुल दिख रहा है ना, इस प्रकरण में साफ दिख रहा है कि बिल्डर का माइंडसेट पहले से था ठगी का जी। उसको वो इस पैसे को रोल करके अपने दूसरे बिजनेस बनाने की होगी, पर थी तो ये धोखाधड़ी। इसने क्या किया कि 636 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट करा लिए जी। इसी बीच इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी में 190 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जी। तो उनकी नई कंपनी चालू हो गई।
अब उन्हें ये तो मालूम था कि हमें प्रोजेक्ट पैसा नहीं है तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने चतुराई क्या करी कि उस कंपनी से अपना इस्तीफा दे दिया जी। और हाँ। वहां के जो कर्मचारी थे उनको डायरेक्टर बना दिया। और वो कर्मचारी समझ नहीं पाए, वो अपने को डायरेक्टर समझ के खुश हो गए। बिल्कुल आदमी ऐसे लालच में तो ठगी का शिकार होता है। बिल्कुल तो वो अब पैसा नहीं है तो प्रोजेक्ट कहाँ से पूरा होगा। बिल्कुल। तो चक्कर वो जो कस्टमर थे, जो जी। कंज्यूमर थे, हम्म वो कंपनी के चक्कर लगा रहे थे, तो वो कर्मचारी मिल रहे थे जो बाद में बने थे। इन्होंने यही तो बिल्कुल। दलील दी थी हाई कोर्ट में, हम्म प्रमोटर्स ने जो पुराने थे, जी कि साहब हम तो कंपनी के मालिक ही नहीं है, जी जी, लेकिन लेनदारी हाई कंपनी कोर्ट ने थे। माना नहीं है वो चीज। तो हाई कोर्ट ने उनकी वो चतुराई पकड़ ली, उनके जी। छल को पकड़ लिया हाँ 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 कि तुम इस तरह से नहीं बच सकते, कि बिल्कुल तुमने उस कंपनी को दिवालियेपन की कगार पे ला दिया है और बिल्कुल तुम बच निकलना चाह रहे हो। बिल्कुल। पूरा प्रकाश दिवालिया सक्सेना तुमने जी, बनाया है। यहाँ पर ये जी सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसे इस तरीके से जो बिल्डर्स हैं जो ठगी कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्या ये ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकते हैं सरकार की, प्रशासन की तरफ से? क्योंकि ये फिर से अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, 2-4 महीने सही रहेंगे, उसके बाद फिर से इनका ये खेल चालू हो जाएगा किसी न किसी जरिए। क्या इनको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता, या निर्धारित समय के लिए कि आप अब ये काम ही नहीं कर सकते हैं? ये जो बिल्डर जो ये एक अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने ये जो लोगों के साथ ठगी की है या धोखाधड़ी की है, उसकी सजा कुछ ऐसी हो तब जाके कुछ प्रभाव पड़े। जी, ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन क्या करते हैं कि व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड हो नहीं सकता, क्योंकि इसको रोजी रोटी कमाने का जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है। जी तो वो ब्लैक लिस्टेड मतलब वो सजा पाएगा, उससे समय जेल रहेगा, यही ब्लैक लिस्टेड एक तरह का होगा यदि सजा मिल गई उनको तो। अब ये हो सकता है कंपनी को ब्लैकलिस्ट करें, तो जी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे तो वो प्रोजेक्ट पूरा कौन करेगा? जी हाईकोर्ट किसी दूसरी कंपनी की वहां पर नियुक्ति करे, दूसरी कंपनी का हैंड ओवर करे, या नोएडा बिल्कुल। प्राधिकरण को ही हैंड ओवर करे। ऐसे विकल्प हो सकते हैं, पर ये व्यक्ति कायदे में ब्लैकलिस्ट होना चाहिए कि अब तुम इस प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ होता दिखेगा आने वाले समय? क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बात यहाँ पर जब बिल्डर्स की आती है और लोगों की आती है, रियल एस्टेट की हम बात करते हैं, तो आप देख रहे होंगे मामले जो धोखाधड़ी के आ रहे हैं, जो ठगी के आ रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम होते नजर आ रहे हैं, और ये भी नहीं है पहले से लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, उसके बाद ये हालात हैं। यानी कि अगर इनकी अगर हम सजा की बात करें, जिसमें मैंने ब्लैक लिस्टिंग की बात करी, तो ब्लैक लिस्टिंग से ही प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि और सजा होती है अगर इनको, तो इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण होता है जिसकी वजह से ये बच जाते हैं, और जब ये बच जाते हैं तो इनका जो 2 नंबर की इनकी जो कमाई रहती है वो जारी रहती है। लेकिन जब ब्लैक लिस्टिंग वाली प्रोसेस अगर होती है, अगर वो पूरी प्रक्रिया होती है, तो कहीं ना कहीं इनको झटका लगेगा, उसके बाद सुधर सकता है रियल एस्टेट का जो बाजार है, वो सुधरता हुआ दिखेगा। नहीं, सबसे अहम है कि ऐसे लोग यदि जेल जाएंगे, इनको पूरी सजा पड़ने लगे, तो ये अपने आप ब्लैकलिस्ट होने लगेंगे। होता क्या है कि इनके पास ठगी का पैसा करोड़ों रुपया होता है, जी जी और आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करता है, उसकी तो टोटल जमा पूंजी होती है, बिल्कुल। फिर वो केस लड़ने में खर्च करे। हमारे यहाँ की जो न्याय प्रक्रिया में जो देरी है जी वो लोगों को परेशान किए हुए। यदि जस्टिस जल्दी होने लगे, ये लोग जल्दी जेल जाने लगे, जी तो इनमें भय पैदा होगा। ये क्या करते हैं कि इन पे पैसे की कमी तो है नहीं, क्योंकि इनका पैसा तो होता नहीं है, ठगी का पैसा है, तो पैसा खर्च करते हैं वकीलों में, तारीखें बढ़वाने में, कई तरह के इनकी टेक्निक्स होती हैं। जी राजनीतिक हस्तक्षेप तो इनका मतलब गठजोड़ तो होता ही है। तो पहली चीज तो इनकी एफआईआर होने में डिले होता है। जी एफआईआर किसी तरह से हो गई तो उस पर जांच पड़ताल के नाम से सालों निकल जाते हैं, बिल्कुल। हार के मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में भी कई साल बाद सुनवाई होके जी इस स्थिति में आते हैं। अब ईडी जांच करेगी, तो ये जांच प्रक्रिया कितनी जाती है? हालांकि ईडी इस समय काफी सशक्त है, इसलिए बिल्कुल उम्मीद है कि जल्दी इसमें उनको न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल मुख्य चीज है कि हमारी न्याय प्रक्रिया इसमें तेज करना पड़ेगी, जजों की नियुक्ति, बिल्कुल क्योंकि इस मामले में आप देखें एक चीज तो तय है, यदि कोई जज चाहे जी तो कोई अपराधी बच नहीं सकता, और वो इस मामले में, हाईकोर्ट के इस मामले में साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने चतुर बनने की कोशिश की थी। साहब हम तो इसके वो कंपनी के डायरेक्टर हैं ही नहीं, जी तो हाँ कंपनी देगी, कंपनी की देनदारी वो निपटे, तो उस तर्क को जजों ने नहीं माना। बिल्कुल हाँ है ना, तो यहाँ पर जज सतर्क है। तो यदि जज चाहे तो कोई अपराधी बच नहीं सकता, इस मामले में स्पष्ट होता है।
यदि ऐसे न्याय मिलने लगे, पर इसकी गति थोड़ी तेज हो जाए न्याय मिलने की, तो फिर फ्रॉड अपने आप कम होने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश सक्सेना जी, यहाँ पर जैसे बिल्डर के पीछे अब ईडी लग चुकी है, अगर ऐसे ही जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं जो मनमानी करते नजर आते हैं, जिनका नाम भी होता है लेकिन वो मनमानी भी करते हैं, अगर ईडी इनके पीछे लग जाए, क्योंकि देखिए बिल्डर्स यानी कि दूसरी तरीके से पैसा कमाने का बहुत बड़ा एक सोर्स होता है बिल्डर्स के पास, और लोगों की कमाई को एक तरीके से पूरा इकट्ठा रखते हैं अपने पास, और अगर इनके पैसे की निगरानी ईडी के अंडर आ गई तो आपको क्या लगता है, सुधार हो सकता है? नहीं, सुधार हो सकता है, पर ईडी का लोड इसमें बढ़ जाएगा। मुख्य चीज ये है कि इसमें जवाबदेह जो जैसे नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं जी, ये जो भी और संस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं ये कॉलोनी डेवलप होने में, इनको भी पार्टी बनाना चाहिए जी, क्योंकि इनकी ड्यूटी है कि वो प्रोजेक्ट पर निगरानी रखें। इस तरह की ठगी, जैसे बैंकों को कि भाई आपने पूरा फंड कैसे रिलीज कर दिया जब प्रोजेक्ट की शुरुआत ही नहीं हुई थी या अधूरा निर्माण था। तो इस तरह से ये जो इनके सहयोगी बन जाते हैं बिल्डर्स के जी, ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं एजेंसियों के, उनको भी यदि पार्टी बनाना शुरू कर दिया जाएगा जी, और जब उनको भी सजा पड़ने लगेगी तब ये पहली स्टेज से टाइट होगा मामला जी, है ना। पहली स्टेज से धोखाधड़ी शुरू होती है और बढ़ के लास्ट स्टेज में आदमी परेशान होकर कोर्ट जाता है। बिल्कुल, जवाबदेही प्रथम चरण से तय होना चाहिए और वहाँ जवाबदेही तय करके उसके साथ सजा निर्धारण हो, कोर्ट को चाहिए, और हो सकता है उन्होंने किया भी हो। बिल्कुल, तो यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो जिनको निगरानी रखने की आवश्यकता होती है, अगर उनको अपनी जिम्मेदारी से बार बार अवगत कराया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मॉनिटरिंग की जाए, बार बार निरीक्षण किया जाए, तो हो सकता है इन मामलों में कमी देखने को मिलेगी। जी भाई देखिए, कोर्ट तो न्याय देने के लिए है, पर न्याय देना तो सबका कर्तव्य है। ये हम जैसे कार्यालय में किसी काम के लिए जाते हैं, यदि वो हमें अटकाता, हम काम के लिए जाते हैं, यदि वो उसमें अड़ंगे डालता बिना कारण के, तो वो भी डिले कर रहा है हमारे जस्टिस से, क्योंकि वो काम कराना हमारा अधिकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से हर कार्यालय न्याय की पहली सीढ़ी है जी। यदि पहली सीढ़ी से ही व्यक्ति को न्याय मिलने लगे तो कोर्ट में मामलों का ढेर नहीं लगे, अंबार नहीं लगे। बिल्कुल, इसलिए मेरा मानना है कि न्यायालय को चाहिए कि पहली स्टेज से ही जवाबदेही तय करते हुए सजाएं सुनाए। तो पहली स्टेज से ही जब सुधार हो जाएगा ना जी, तो फिर निगरानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, इसलिए जवाबदेही फर्स्ट स्टेज से तय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा प्रकाश सक्सेना जी कि पहले स्टेज से ही अगर निगरानी रखी जाए तो कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। और जैसे कि हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो अधिकारी अगर अपने काम को लेकर अलर्ट रहें और निरीक्षण मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अगर ये प्रॉपर होती रहे तो ये जो मामले हैं वो कम होते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हाईकोर्ट की, साथ ही साथ हम बात कर रहे थे बिल्डर्स की, और बीच में आ रही है इसमें ईडी। और देखने वाली बात यह है कि अगर ईडी बीच में आती है, क्योंकि पैसों का यहाँ हेरफेर जरूर हुआ है, 636 करोड़ रुपए बिल्डर ने लेके और डाइवर्ट कर दिया है, दूसरी कंपनी में लगा दिया है। यहाँ पर लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जो ठगी हुई है, उसमें अब ईडी बीच में आई है। और ईडी के बीच में आने के बाद अब ये देखना होगा किस तरीके से इस मामले को हल किया जाता है, क्या बिल्डर को सजा मिलती है, कैसे आगे की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।